आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, मानव रक्त के बारे में। सबसे पहला पॉइंट याद करेंगे मानव रक्त में, जिसके अंतर्गत मनुष्य के रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। यानी कि स्टडी क्या कहलाता है? स्टडी ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। और ब्लड क्या होता है? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये 8 से 10% ब्लड जो होता है हमारे शरीर के बाहर का होता है। यानी कि हमारे शरीर के बाहर का कुल 8 से 10% भाग किसका होता है? ब्लड का होता है। ऑफ आवर बॉडी वेट। अर्थात एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में जो ब्लड की मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ वयस्क में। या कितना ml होता है? कभी कभी ml में ही पूछता है, तो कितना ml होता है? 50-40 ml। इतनी ब्लड की मात्रा होती है। एक स्वस्थ वयस्क में इतनी ब्लड की मात्रा होती है। अगला पॉइंट है, जो ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अर्थात ब्लड जो होता है, ब्लड 7.4 पीएच का क्षारीय विलयन होता है। 7.4 पीएच का क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन होता है। 7.4 पीएच का क्षारीय विलयन होता है। इसके बाद जो ब्लड की मात्रा होती है, महिलाओं में ब्लड की मात्रा पुरुषों में ब्लड की मात्रा की तुलना में कम होती है। कितना कम होता है? तो महिलाओं में ब्लड की मात्रा, महिलाओं में 1/2 यानी कि आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है पुरुषों की तुलना में। इसके बाद आगे ब्लड के 2 हिस्से होते हैं। ब्लड को कुल 2 हिस्सों में बांटा गया है। ब्लड के कुल कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं द्रव हिस्सा। पहला पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव हिस्सा, यानी कि फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट यानी कि द्रव हिस्सा। और दूसरा पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर पार्ट कहते हैं, यानी कि कोशिकीय हिस्सा कहा जाता है उसे। सेलुलर पार्ट होता है, कोशिकीय हिस्सा होता है। कोशिकीय हिस्सा होता है। तो ब्लड के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है फ्लूइड पार्ट होता है। पहला भाग होता है फ्लूइड पार्ट और दूसरा भाग होता है सेलुलर पार्ट, यानी कि कोशिकीय हिस्सा। अब देखिए इस फ्लूइड पार्ट के बारे में जानते हैं। फ्लूइड पार्ट होता है ये पूरे ब्लड का 50 से 55% भाग होता है। 50 से 55% ये होता है। और इसे हम लोग सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्लाइटली येलो कलर का होता है, यानी कि हल्का पीला होता है। हल्का
पीला इसका रंग होता है। और ये जो कोशिकीय भाग होता है, तो कोशिकीय भाग क्या होता है, ये 45 से 50% भाग जो होता है वो कोशिकीय भाग होता है। 45 से 50% जो भाग होता है कोशिकीय भाग होता है। और ये क्या करता है, इसे हम लोग कार्पसल्स यानी कि रुधिराणु के नाम से जानते हैं। कार्पसल्स यानी कि रुधिराणु के नाम से जानते हैं, जो तरल प्लाज्मा में क्या करता है, तैरता रहता है। तरल प्लाज्मा में तैरता रहता है, यानी कि ये जो होता है ये सॉलिड पार्ट होता है। ये ब्लड का कैसा पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। और ये तरल प्लाज्मा में तैरता रहता है। जिस तरह से जल में बालों के कण तैरते रहते हैं, उसी तरह से तरल प्लाज्मा में ये कोशिकीय हिस्सा का जो सेलुलर पार्ट का जो रुधिराणु होता है, जो कार्पसल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे हिस्से को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड पार्ट यानी कि प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में क्या होता है, तो इसमें होता है जो जल होता है वो कितना होता है, जल की मात्रा कितनी होती है, 90% इसमें जल होता है। इसके बाद प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 7% इसमें प्रोटीन होता है, तथा खनिज एवं लवण शेष भाग में क्या होते हैं, खनिज एवं लवण होते हैं। और जो शेष भाग होते हैं वो क्या होते हैं, शेष भाग जो इसका होता है खनिज एवं लवण का होता है। अब देखिए इसमें जो 7% प्रोटीन होता है, तो ये बहुत सारे इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको हम लोग सम्मिलित रूप से प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 7% प्रोटीन होता है। और इस 7% प्रोटीन को हम लोग सम्मिलित रूप से प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। इसको सम्मिलित रूप से प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। अब देखिए, तो इसमें पहला प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन होता है। इसके बाद तीसरा प्रोटीन होता है एल्बुमिन होता है। अगला होता है ग्लोबुलिन होता है। इसके बाद अगला होता है हिपेरिन होता है। अब देखिए, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का क्या काम होता है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होते हैं ये ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग प्रोटीन कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग प्रोटीन कहते हैं। ये जो एल्बुमिन होता है ये अंडे में पाया जाता है। और ये जो ग्लोबुलिन होता है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। और ये जो हिपेरिन होता है ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, इसलिए इसे थक्का विरोधी प्रोटीन या एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे थक्का विरोधी या एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। प्रोटीन कहते हैं। एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं, इसे थक्का विरोधी प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अब आगे है खनिज तथा लवण।
तथा लवण। ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है जिसके अंतर्गत खनिज तथा लवण होते हैं। तो इसमें खनिज और लवण के रूप में पाया जाता है सोडियम, सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। सोडियम और क्लोरीन ये दोनों क्या होते हैं, NaCl क्या होता है, नमक होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन यानी कि मिल करके NaCl नमक का निर्माण कर लेते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी को हाई बीपी है, अगर किसी को हाई बीपी है तो डॉक्टर क्या करता है, नमक, हाई बीपी वाले को नमक कम खाने की सलाह देता है। अगर किसी को लो बीपी है, लो बीपी है तो डॉक्टर क्या करता है, नमक अधिक खाने की सलाह देता है। अगर किसी को लो बीपी है तो डॉक्टर नमक अधिक खाने की सलाह देते हैं। इसके बाद अगला इसमें एलिमेंट होता है कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, तो कैल्शियम ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, यानी कि ब्लड का थक्का बनाने में मदद करने वाला तत्व होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग एलिमेंट, ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग एलिमेंट भी कहते हैं। इसके बाद अगला होता है कैल्शियम, एक होता है इसके बाद एक होता है पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। पोटेशियम होता है और क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ये जो पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम और ये जो मैग्नीशियम होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न नसें होती हैं, नसों में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे कार्पसल्स के बारे में, कार्पसल्स के बारे में जो ब्लड का दूसरा जो सॉलिड पार्ट होता है, जिसे हम लोग सेलुलर भाग भी कहते हैं।